नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर अपन बात करने वाले वो टॉपिक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि ये टॉपिक अपन कैसे पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ने वाले। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम वाली क्लास आपके लिए होने वाली है, पूरी की पूरी जो क्लास होगी जीके का खजाना होने वाला मेरे दोस्तों। वनपाल, वनरक्षक और पीटीटी पटवार की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे दोस्तों। ये भारतीय इतिहास जो है ना अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। समझ गए होंगे आपकी भारतीय इतिहास में अपना क्या क्या टॉपिक है। प्यारे दोस्तों, भारतीय इतिहास में शुरुआत में बात करूं प्राचीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। इसमें जो जो टॉपिक आते हैं वो अपन जो है क्लियर और कंप्लीट करने वाले और टॉपिक वाइज पढ़ने वाले। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जीके का खजाना डेली सुबह 9 बजे लाइव आना भूल न जाना, है ना दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन बात ये करेंगे जो प्राचीन इतिहास है। यहाँ पर तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि भाई जो अपना इतिहास है ना, इतिहास में क्या क्या है। देखिए प्राचीन इतिहास में क्या क्या होता है मेरे दोस्तों। देखिए प्राचीन इतिहास में इतिहास के स्रोत आते हैं, स्रोत के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद टॉपिक आ जाता है वैदिक काल का टॉपिक, उसके बाद टॉपिक आ जाता है यहाँ पर महाजनपद काल और मगध का उदय, है ना। मगध साम्राज्य जो बना था उसका उदय हो जाता है यहाँ पे। जैन और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी अपन अलग से पढ़ेंगे। और फिर आ जाता है मौर्य साम्राज्य मेरे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को भी अपन पढ़ने वाले हैं। मौर्योत्तर काल भी पढ़ेंगे, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल को मतलब किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। और उसके बाद आ जाता है संगम युग मेरे दोस्तों, और संगम युग में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। और राजपूत काल आ जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो जो टॉपिक अपने लिए महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे अपन पढ़ने वाले हैं ना। तो बात ऐसी है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई अपने जो महत्वपूर्ण है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मौर्य काल से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये हो गया। जैन और बौद्ध धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और गुप्त और राजपूत काल, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बाकी टॉपिक भी रहे नहीं है, हो सकता है वहीं से भी पूछे जाए, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐतिहासिक स्रोत है, संगम युग है, महाजनपद और मगध का उदय, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो इतिहास, प्राचीन इतिहास ये आपका इतना है मेरे दोस्तों। इसको अपन जो है देखिए, हम यहाँ पर बता दूं, जैसे कि प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो मान लीजिए यहाँ के 5 क्वेश्चन बन गए, तो 5 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जहाँ तक की बात करें जो जो महत्वपूर्ण होगा वही। अब सिंधु घाटी सभ्यता के मान लीजिएगा 20 क्वेश्चन ही बने हैं तो 20 क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। और दोस्तों वैदिक काल के मान लीजिएगा 10 क्वेश्चन बने तो 10 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि भी आज वैदिक काल पूरा नहीं हुआ, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, ऐसा किसी में भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। पार्ट 1 में ही कंप्लीट करेंगे और वही कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जैसे कि याद हो तो पिछली पीटीटी एग्जाम में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया आपका प्राचीन इतिहास। अब आ जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारत की बात करें ना, मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, है ना, जो कि ऐतिहासिक शास्त्र हो गया या स्रोत हो गए। अब आ जाता है सल्तनत काल, इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आता है, इसमें मुगल साम्राज्य आता है दोस्तों। और मुगल साम्राज्य जो एक क्वेश्चन तो पक्का है ना। और एक आ जाता है मराठा साम्राज्य मेरे दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में अपन ये जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए साहब, और आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की बात करें तो देखिए दोस्तों, अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, वो एक तो प्राचीन भारत, प्राचीन भारत में जो जो महत्वपूर्ण बता चुका हूँ, और दूसरा है आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण, ठीक है। आधुनिक भारत में जो जो है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मध्यकालीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो देखिएगा, इतिहास शास्त्र व स्रोत दोस्तों इसके, ठीक है। स्रोत के दोस्तों ज़्यादा नहीं है, वैसे ये टॉपिक दे रखा है मैंने, 5 या 10 क्वेश्चन रहते हैं इसके, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी का उदय या फिर इसका प्रशासन, शासन जो भी है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक जो भी है ना, ये ब्रिटिश कंपनी का उदय, इसमें सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। और भारतीय समाज में क्या क्या देखिए किस किस ने अपना जो है सहयोग दिया, किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पुरजोर किसने क्या कहाँ पर दिया। तो ये भारतीय समाज मेरे दोस्तों ये अपन पढ़ने वाले कौन से
संगठन का उदय हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय समाज से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से भी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, यहाँ से तो 2 क्वेश्चन पक्के ही पक्के हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, और राष्ट्रीय आंदोलन भी अपन पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्यों का एकीकरण, राजनीतिक व्यवस्था मतलब कि जो अपने हो गए ना, न्यायालय वगैरह है, न्यायिक है, ठीक है, और जो व्यवस्थापिका वगैरह ये सब कुछ। और दोस्तों संविधान भी पढ़ने वाले मेरे दोस्तों, क्या संविधान भी पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये तो है मेरे दोस्तों आज का जो मैंने आपको बताया कि शेड्यूल जो अपना रहेगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर बता दूं मेरे दोस्तों, मैंने आपको बता भी दिया है। देखिए जैन धर्म से मान लीजिएगा 30 क्वेश्चन बन रहे, जैन और बौद्ध दोनों से, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैं डेली यहाँ पर ऊपर जो है ना, ऊपर धर्म जैसे कि टॉपिक नहीं लिखूंगा, टॉपिक वाइज चल रही है अपनी क्लास। तो अब पार्ट संख्या 1, पार्ट संख्या 3, पार्ट संख्या 4, 2, 3 इस प्रकार से करके अपनी ये प्रश्नोत्तरी जो है, ये जीके का खजाना कंप्लीट होगा, इतिहास का खजाना कंप्लीट होगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है मेरे साथ बने रहेंगे। हाँ, एक बात और, ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं होगा, ये व्याख्या सहित क्लास होगी भाई साहब, है ना, व्याख्या सहित क्लास होगी। आज का पहला प्रश्न मेरे दोस्तों, देखिए 5 मिनट तो वैसे मैंने आपके ले लिए हैं, बट देखते हैं आज अपन कितना कुछ पढ़ पाते हैं। देखते हैं कुछ है जो आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आज का आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिएगा जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। राइट आंसर आप सबको बताना है। पूरा पाषाण काल कहा जाता है, या मध्य पाषाण काल, या फिर लघु पाषाण काल, या फिर जो है नव पाषाण काल। तो यहाँ पे अपन प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करें, ठीक है। राइट आंसर आप सबका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता हमें, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्या? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में के अंतर्गत ही जो है ये पाषाणकालीन सभ्यता आती है, पाषाणकालीन काल आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्यारे दोस्तों, कितना अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, अगर बन जाए तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे दोस्तों, इतनी मेहनत की जा रही है इस क्वेश्चन पर, अगर क्वेश्चन ना आए ना तो बताना। भूगोल में आपको करवा चुका हूं मेरे दोस्तों, भूगोल के जो महत्वपूर्ण थे ना, नदियां, झीलें, बांध, जलप्रपात और भूगोल की जो सीमाएं वगैरह है, अब जो भूगोल की जो है ना अपन बात करें, भौगोलिक स्थिति वगैरह है, वो सारी कुछ अपन पढ़े हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि पर्वत श्रेणियाँ वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है अपने, खनिज तक पढ़ लिया है मेरे दोस्तों। और मैं आपको बात करूं तो जो अपना होता है ना, पर्वत श्रेणियाँ, खनिज और कृषि वगैरह है, वो सब कुछ अपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल अब अपना इतिहासी टॉपिक जो है, देखिए यहाँ पर है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भीमबेटका गुफा जो है प्राचीन इतिहास में बनी हुई है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ये भोपाल में है मेरे दोस्तों, कहाँ पर है? भोपाल में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और भोपाल में है ये, तो मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। मतलब कि ये भोपाल में भी 45 किलोमीटर दूरी पर है। भीमबेटका की गुफा जो भोपाल से भी 45 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में स्थित है। और ये जो है ना, ये प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी है दोस्तों, है ना, प्रहरी है। और प्रागैतिहासिक काल का भारतीय स्थापत्य कला का एक जो है अनुपम जो है आप कह सकते हो, जिसे खजाना है प्यारे दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका गुफा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ जाता है उसी प्रकार से, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? मेरे दोस्तों, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? राइट आंसर बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नव पाषाण में, पुरा पाषाण में, या फिर लघु पाषाण में, या फिर मध्य पाषाण में? तो राइट आंसर जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन के साथ, पुरा पाषाण काल में, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और वैसे अगर बात करें ना, उपकरणों की दृष्टि से जो है ना, उपकरणों के आधार पर जो है ना, पुरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया। पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। समझ गए ना, ये अपन पढ़ भी चुके हैं 12वीं में वगैरह, है ना। तो उपकरणों की दृष्टि से या फिर उसके आधार पर पुरा पाषाण को 3 कालों में बांटा गया मेरे दोस्तों।
3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पुरापाषाण, ठीक है, मध्य पुरापाषाण और अगर बात करें उच्च पुरापाषाण, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने घर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ये आगे सभ्यता मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन अपने लिए स्रोतों के वो क्वेश्चन थे, बस ऐसे ही इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, पारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये थी भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता। ए ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करने वाले हैं, ए ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मेरे दोस्तों, नगर और कस्बे जो थे एक निश्चित योजना के अनुसार बने हुए थे, ठीक है, क्या एक निश्चित योजना के अनुसार बने हुए थे। और इसी प्रकार से अगर बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्रमुख की बात करें अपन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो ये प्रमुख जो है ना, ये सैंधव सभ्यताएं हैं, प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, प्रमुख नगर है, ध्यान रखियो। बस आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ पर बसे हुए ये सारा अपन पढ़ तो चुके, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर अपन इतिहास को शुरू किया है ना, तो इतिहास में ये आएंगे और पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन भिन्न होंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए। मोहनजोदड़ो के नगर कह लो, मोहनजोदड़ो नगर जो है ये निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो प्यारे दोस्तों, रावी, झेलम, सिंधु या सतलज। तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। दोस्तों देखिएगा, अगर अपन बात करें ना हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखें कि हड़प्पा जो है रावी के किनारे और मोहनजोदड़ो है सिंधु के किनारे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप सभी लॉक करेंगे, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे देखिए जरा, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। राइट आंसर आपको ये बताना है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो आसान सा प्रश्न है भाई, है ना, ये आसान सा प्रश्न। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो मेरे दोस्तों कहाँ पर है, पाकिस्तान में मेरे दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है, बोले सर पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी कहाँ पर है मेरे दोस्तों, ये सिंध प्रांत में। कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए बस ये, ठीक है ना। सिंध प्रांत के भी लरकाना जिले में, कहाँ पर है, लरकाना जिले में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, और भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। और सिंधु नदी के दाहिनी ओर है, सिंधु नदी के दाईं ओर है मेरे दोस्तों ये सभ्यता, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बता दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो कौन सी थी, ये बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ वैसे, ठीक है। कई इतिहासकारों ने क्या बताया, कई इतिहासकारों ने ये बताया कि यहाँ की लिपि का नाम था सैंधव लिपि, है ना। क्या लिपि थी, सैंधव लिपि थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको अज्ञात दे दिया जाए ना, तो प्यारे दोस्तों अज्ञात ही करना पड़ेगा, सी ऑप्शन लॉक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सैंधव लिपि जो थी मेरे दोस्तों, ये कहीं पर अगर ऑप्शन ये मिला आपको सैंधव लिपि, तो सैंधव लिपि कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिपि जो थी ना मेरे दोस्तों, ये लिपि चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक थी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी ध्यान से देख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो भी मिले हैं ना मेरे दोस्तों, जो चिन्ह मिले हैं, ठीक है, जो अक्षर मिले हैं 250 से 400 तक के अक्षर मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे अज्ञात भी कहा जाता है और सैंधव लिपि भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था ना वो क्या था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं सिंधु सभ्यता का आपको बता चुका हूँ, वैसे 30 प्रश्नों की एक क्लास दे चुका हूँ, बट यहाँ पर आपका रिवाइज मान लीजिएगा, काफ़ी भाई बहनों के लिए नए क्वेश्चन होंगे ये। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है रेगिस्तान का टीला है, या फिर नदी मुख भूमि का टीला है, या फिर मृतकों का टीला है, या फिर जीवन का टीला है। तो आसान सा है भाई कि मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, सी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा है यहाँ पर भी आपका, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और ये कौन सी भाषा में इसे सिंधी भाषा में कहा जाता है दोस्तों, सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर प्रश्न कर लिया जाए ना कौन सी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो सिंधी भाषा में, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, इसकी खोज की बात करें अपन तो मोहनजोदड़ो की, तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 के आसपास में इसकी खोजें की थी। बोले सर ठीक है, ये हो गया।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो में ना वो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है मेरे दोस्तों? विशाल स्नानागार है, या फिर धान्यागार है, या फिर सस्तंभ हॉल है, या फिर 2 मंजिला मकान है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका बड़ा कन्फ्यूजन आज दूर होने वाला है। क्या बड़ा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर दूर होने वाला है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है ना वो कौन सा है? आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए स्नानागार से ऊपर नहीं पूछे गए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा धान्यागार, आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि ये जो है ना मेरे दोस्तों, ये कितना है, ये मीटर की बात करें, लंबाई की बात करें मेरे दोस्तों, ये लंबाई की, इसके एक बार ध्यान से सुन लेना, फिर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लंबाई की बात करें मेरे दोस्तों तो ये जो है 45.72 मीटर लंबा है, 45.72 मीटर लंबा है। और चौड़ाई की बात करें 22.86 मीटर चौड़ा है, 22.86 मीटर जो है चौड़ा है। तो धान्यागार की तो ये है कुल साइज। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा दोस्तों क्या पूछा है? सबसे बड़ा भवन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब विशाल स्नानागार की काफ़ी भाई बहन इसमें होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसकी साइज़ कितनी है प्यारे दोस्तों। लंबाई है 11.88, लंबाई कितनी है? 11.88 है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है प्यारे दोस्तों? चौड़ाई है 7.1 मीटर। तो अब जो है बड़ा कौन सा हुआ बताइएगा? तो आज तक जो कन्फ्यूजन था ना वो उसको दूर करिए और इसको बैठा दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है नंबर 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी, ये आपको बताना है। नटराज की, नृत्य करते हुए बालिका, बुद्ध की, या नरसिम्हा? देखिए प्यारे दोस्तों, बुद्ध वहाँ पर थे नहीं, नरसिम्हा भी हो सकता है, बुद्ध तो थे नहीं, है ना। तो नटराज हो सकता है क्या? नटराज नहीं था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो नृत्य करती हुई बालिका हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन होगा राइट। और ये दोस्तों कैसकी थी? कांसे की मूर्ति थी। किसकी थी? कांसे की मूर्ति थी। और ये कहाँ से प्राप्त होती है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त होती है मेरे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना साहब, अच्छा सा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है नंबर 11, देवी की पूजा से संबंधित दोस्तों ये आपको बताना है। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आसान सी बात है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो संबंधित थी। ठीक है, और हमें इससे जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कैसे? तो दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि जो मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ होती थी ना, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ, तो उसी से हमें पता चलता है कि देवी माता की पूजा ये किया करते थे। ठीक है, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ वहाँ से मिली है। नंबर 12 क्वेश्चन है, देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतान नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। अच्छा हाँ, ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कोई नहीं रहेंगे, 20 तक ही रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्तों, रिवाइज हो रहा है। अगर किसी ने ये पढ़ा है पहले, तो अगर नहीं पढ़ा तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। और एक चीज़ और बता दूं, इतिहास में जो टॉपिक अपने पढ़े हैं ना वो भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे तो नहीं रहेंगे ना, सीरियल वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, तो साहब ऐसे आएंगे ना, बिल्कुल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतान नगर जो है बंदरगाह कौन सा था? तो प्यारे दोस्तों वो लोथल था। काफ़ी भाई बहनों का राइट आंसर सही हो जाएगा लोथल। और लोथल मेरे दोस्तों ये कहाँ पर है? बोले सर ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद सर गुजरात में सर, बिल्कुल साहब गुजरात में। ठीक है, तो ध्यान रखना। बोले सर कौन सी नदी के किनारे? तो प्यारे दोस्तों भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। बोले सर इसका उत्खनन प्यारे दोस्तों 1955 से लेकर 1962 के मध्य जो होता है। ठीक है ना, और दोस्तों वैसे जो है ना ये होता है SR राव के निर्देशन में इसकी खुदाई होती है यहाँ पर। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, और राव ने क्या बताया? राव ने इसके बारे में बताया कि ये जहाज़ों की गोदी है। किसकी है? जहाज़ों की गोदी है मेरे दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। अगला प्रश्न, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? किसका जहाजी मालगाड़ था, मतलब कि जहाज की तरह बताया उसको,
तो ये राव नहीं बताया था मेरे दोस्तों, SR राव, ठीक है। तो लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जागी माल घाट है? तो आसान सा है भाई, सिंधु घाटी का ही है। लोथल भी किसका स्थल है? लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही तो स्थल है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न आता है नंबर 14। देखिएगा जरा ध्यान दे देना थोड़ा सा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? और अब इससे आसान कुछ होगा नहीं, है ना। तो चट्टान कटौती की वास्तुकला कहाँ है? वहाँ चट्टान है। बंदरगाह कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। कपास की अरे साहब बिल्कुल नहीं। और प्यारे दोस्तों मिट्टी के पात्र हो जाएगा राइट आंसर। जो भी भाई बहन डी ऑप्शन बता रहे, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया ना, है ना, ये प्रश्न आपके लिए नया है और आपके राजस्थान जीके का है भाई साहब, है ना। तो ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये राजस्थान में। बोले सर राजस्थान में कौन से जिले में? बता दीजिएगा कौन से जिले में। अभी इसका तो मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। कौन से जिले में मेरे दोस्तों ये कालीबंगा? जल्दी बता दीजिएगा। जैसे आप काली चूड़िया कहते हैं ना, बीबी लाल और वी के थापर इन्हीं से संबंधित है मेरे दोस्तों, इन्हीं के द्वारा उत्खनन किया गया था, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? देखिए शोरतुगुई सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, कौन से देश में है ये बताना है आपको। देखिएगा भारत में है, पाकिस्तान में है, या फिर अफगानिस्तान में, या फिर तिब्बत में। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये शोरतुगुई नाम से है। ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी ना वो क्या थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता जो थी, उसमें अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी ना, शक्ति थी ना, वो क्या थी? कृषि थी, व्यापार थी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, या फिर बढ़ईगिरी थी? प्यारे दोस्तों इनकी जो व्यवस्था थी ना, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी। तो प्लीज़ राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे आप सभी। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में दोस्तों कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था, बट यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, पशुपालन और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान भी था, ठीक है। आगे बढ़े, अगर पशुपालन, कृषि, व्यापार सब दे दी जाए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा? कौन सी सभ्यता नहीं पाई गई थी? तो आसान है भाई, आसानी तो है ना। ये सभ्यता कैसी थी? वैसे बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो राइट आंसर लोहा नहीं था। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। वैसे बात करें कांसा पाया गया, तांबा पाया गया, सोना पाया गया, चांदी भी पाई गई है। वहाँ पे ये व्यापार भी किया करते थे भैया, है ना, लेकिन लोहे का कुछ भी तथ्य नहीं मिला यहाँ पे। तो अच्छा सा क्वेश्चन है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आर्यों पे आगे ना अपन बिल्कुल। अब देखिएगा वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? जौ और चावल था, दूध और इसके उत्पाद थे, चावल और दालें थी, या फिर सब्जियां और फल। देखिए दोस्तों सिंधु हो गया कंप्लीट, एक क्वेश्चन और बनेगा, बाकी वैदिक काल की ओर अपन आ चुके हैं। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? तो वो था दूध और इसके उत्पाद, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। दूध के उत्पाद में समझ गए होंगे, मतलब कि घी हो गया, जैसे दही हो गया, दूध और इसका उत्पाद इनका भोजन था मेरे दोस्तों। प्रमुख महत्व था, मतलब कि प्रमुख भोजन की बात करें तो प्रमुख महत्व इसी का था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ऋग्वेद में दोस्तों ये है ना हमें उल्लेख भी मिलता है, क्या ऋग्वेद में हमें ये उल्लेख भी मिलता है कि दूध में मतलब कि जौ डालकर, यव मतलब कि घी है ना, उस समय उसको ऐसे बोला जाता था, जी भी बोला जाता। तो यव डालकर जो है शीर पकुदन तथा दही में बनने वाले पनीर का मतलब कि ऐसा कुछ उल्लेख है जो उसमें मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला आ जाता है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो भाई ये तो आसान आ गया, वापस से लोथल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल। बोले सर ये अभी अपन ने बात की है, अहमदाबाद गुजरात में है।
बिल्कुल। और सर ये भोगली नदी के किनारे बना हुआ है और सर ये 1955 से 1962 तक इसका SR राव के निर्देशन में हुआ थी खुदाई। चलिए सर ये तो हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों दे रहा हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन ही दूंगा, ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको। तो देखिएगा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है और लॉक करिएगा मेरे दोस्तों डी ऑप्शन के साथ, तांबा हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम जो है ना मेरे दोस्तों तांबे का प्रयोग किया गया। और ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख भी है। कैसे? अयस नामक धातु का उल्लेख भी है, और किंतु इसकी पहचान जो है अभी भी संदिग्ध है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और आज का मेरे दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों अपन इसी प्रकार से अगर पढ़े तो ये आपको पहल कैसी लगी, मेहनत तो साहब होगी। अब काफ़ी भाई बहन छूट जाएंगे, 2222 प्रश्नों की सीरीज में जैसे छूटे हैं ना वैसे छूट भी जाएंगे काफ़ी भाई बहन, क्योंकि वो सीरीज़ पहले 10-10 हज़ार तक चला करती थी, 10-10 हज़ार तक चला करती थी शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो 3000 और 4000 पे चलने लगी है। तो मतलब कि 6000 लोग टूटे ना। बिल्कुल, धैर्य तो है नहीं, धैर्य नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यार, है? आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, धैर्य नहीं रखेंगे तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे जैसे के मतलब कि जो हो वही रहोगे, मैं कह रहा हूँ। अगर धैर्य रखोगे और जहाँ पे भी पढ़ो यार, यहाँ पे पढ़ो, किताबें पढ़ो, धैर्य के साथ पढ़ो। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने पढ़ लिए, 12 महीने पढ़ लिए, नौकरी लगी नहीं तो नौकरी कोई मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथ में पकड़ा दी ये नौकरी, ऐसा तो थोड़ी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो चलिए, तो ये तो हो गया आपका। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में कि भाई जो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो था वो कौन था? बोले सर अब तो हेकड़िया ही निकलने वाली है, इतिहास शुरू कर दिया ना, तो इतिहास है मेरे दोस्त, और इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अपन ने जिस प्रकार से इतिहास पढ़े है ना, अभी तक तो इतना कुछ पढ़ा नहीं है मेरे दोस्तों। गुप्त काल आएगा, मौर्य काल आएगा, अब है ना, उसमें तो बड़ा आनंद ही आनंद आ जाएगा साहब। फिर आएगा राजपूत काल। मेरे दोस्तों इतिहास को कंप्लीट करवा दूंगा, जो महत्वपूर्ण है बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो मेरे साथ बने रहेंगे उनका आभार रहेगा, उनकी बिल्कुल जो ऐसे लेवल से हो जाएगी स्टडी की वो भले ही है जो एग्जाम बड़े स्तर का दे दे, ठीक है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो था वो कौन था? इनमें से आपको आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी पता हो, कोई बात नहीं कि गलत आ गया तो आ गया, बस आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलो तो चलता हूँ मैं, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सहयोग और विश्वास जो है आपकी अपनी क्लासेज राजस्थान क्लासेज पर बनाए रखियो मेरे दोस्तों। और चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।